आधी दुनिया कहानी। रचनाकार हैं कमलेश्वर जी। जहाज छूटने में कुछ देर थी। जेटी के कगार पर बैठे हुए पक्षी अजनबियों की तरह इधर उधर देख रहे थे, जैसे वे उड़ने के लिए कतई तैयार ना हों। खोलते पानी के बुलबुलों की तरह उनमें से एक दो धीरे से कुदकते थे और फिर वहां समा जाते थे। कहीं कोई हड़बड़ी नहीं थी। पास कंट्रोल का गेट अभी खुला हुआ था। ट्रेन जहाज में लद चुकी थी। बेड़ियों की तरह पड़ी जंजीरें उसे जकड़े हुए थी। पास कंट्रोल के इर्द गिर्द कुछ लोग रिक्त से खड़े थे। दोपहर हो चुकी थी, पर सब कुछ बुझा बुझा सा था। सूरज पर बादल नहीं थे, ऊपर तक छाया हुआ कोहरा था। सूरज जिलेटिन के गोल टुकड़े की तरह सिर्फ दिखाई दे रहा था, ठंडा ठंडा। डोवर की सीधी सपाट चट्टानें चुपचाप खड़ी थी, नम खड़िया का लेप सा लगाए। चट्टानों पर उगी पतली घास समुद्री हवा से धीरे धीरे कांप रही थी। कारों की आखिरी कतार भी अपना चक्कर काटकर अपर डेक के गैराज में समा चुकी थी। अपर डेक गैराज में कोई खिड़की नहीं थी। वहां रुकना मुश्किल था। कोई रुक भी जाए तो 3.5 घंटे क्या करे। आखिर हम दोनों कार से उतर आए। अब उधर जाकर किसी खिड़की के पास बैठे बैठे समुद्र देखते रहने के सिवा कोई चारा नहीं था। लंदन से डोवर तक हम इतनी बातें कर चुके थे कि अब कोई खास बात करने को नहीं रह गई थी। उसे जाम्बिया में छुट्टी प्रेमिका की याद भी सता रही थी। निग्रो प्रेमिका के बारे में जब भी वह बात शुरू करता तो काफी बनावटी लगता था, पर 7-8 वाक्यों के बाद जब वह खामोश हो जाता तो लगता था उसकी बातों में ढोंग नहीं है। गैराज से हम अभी ऊपर पहुंचे ही थे कि लगा जहाज पानी पर धीरे से खिसक कर फिसलने लगा है। दूसरे ही क्षण लगा कि जेटी पर बैठे पक्षियों की कतार पीछे खिसक रही है। हम खड़े हैं और वह ठिगनी फैली इमारत, जेटी और डोवर बंदरगाह की चट्टानों वाली विराट दीवार पीछे खिसकती जा रही है। हमें भूख लगाई थी। रेस्तरां में आने से पहले पैसे बदल लेना जरूरी था। असल में मार्था मुझे वहीं मिली थी, बैंक काउंटर के पास क्यू में खड़ी। उसे भी पैसे बदलने थे। अगर उसके साथ वे 3 खासे डरावने कुत्ते ना होते तो शायद हमारी बात भी शुरू नहीं होती। एक हाथ में दस्ताना पहने वह तीनों की जंजीरें पकड़ी हुई थी, बहुत कसकर नहीं। मैं क्यू में खड़ा हुआ तो कुछ फासला छोड़कर। वह मेरी दिक्कत समझ गई थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उसने कहा था, डरो मत, पास आ जाओ, ये बड़े मासूम हैं। मैं कुछ पास चला गया था। क्यू में इंतजार करते करते वह बोली, अपने देश जा रहे हो? नहीं, अभी तो बेल्जियम, फिर आगे, मैंने कहा था। बेल्जियम में रुकोगे? उसने पूछा तो मुझे लगा वक्त काटने की ये मामूली बातें हैं। उसके होठ यदि बेहद सुंदर ना होते तो शायद मैं फालतू बातों के इस झमेले में ना पड़ता। हाँ, रुकूंगा, मैंने कहा। चैट्रिस लुमुम्बा के हत्यारों के देश में तुम रुकोगे? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है, पेट की खातिर? वह खूबसूरत होठों से अभी तक देख रही थी। इस बार मैंने उसकी आंखें देखी, वे भी बहुत सुंदर थी। वह समझ गई थी कि मैं कोई भटकता हुआ एशियावासी हूं जो रोजी रोटी के लिए अपने विचारों को रुमाल में बांधकर भटक रहा है। नहीं, मैं शायद उन लोगों को बता सकूं कि क्रांतियां अभी भी होती हैं। मैं कह ही रहा था कि उसने बात बीच में ही काट दी। लेकिन तुम वियतनामी नहीं हो? नहीं हो ना? इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं बांग्लादेश का हो सकता हूं। हमारे इस दिलचस्प बात का सिलसिला जारी रहता, पर एक्सचेंज काउंटर का बाबू ताक जैसी खिड़की पर थाप देकर मार्था को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। वह सचेत होकर धीरे से मुस्कुराई और अपने पैसे बदलने लगी। उसके कुत्ते अब अशांत हो रहे थे। वे इस बुरी तरह से उसे खींच रहे थे कि डिवाइडर की छड़ भी उसके हाथ से छूटी जा रही थी। संभलते हुए उसने कहा, मेरा पैसा तुम ले लो, मैं अभी आई। अपने पैसे बदलकर मैं प्रतीक्षा करता रहा। वह कुत्तों को लिए हुए पतली गैलरी से न जाने कहां गायब हो गई। मैं सिगरेट सुलगाकर कुछ देर इंतजार करता रहा। उसका कहीं पता नहीं था। पास के काउंटर से औरतें सस्ते इत्र और आदमी सिगार सिगरेटें खरीद रहे थे। मैं पतली गैलरी से होता हुआ रेस्तरां का चक्कर काटकर वहीं वापस आ गया। वह अब भी नहीं आई थी। अजीब सी उलझन
और भूख में फंसा हुआ मैं करेंसी गिनता रहा और हिसाब लगाता रहा कि 10 पाउंड के कितने फ्रैंक मुझे मिले हैं। इतने में वह आ गई। हंसते हुए उसने माफ़ी मांगी और बोली, मेरे पति सन डेक पर चले गए थे, कुत्तों को उनके पास छोड़कर उतरी तो रास्ता भूल गई। आओ बियर पिए। फिर उसी पतली गैलरी से गुजरते हुए हमने औपचारिक परिचय की रस्म पूरी कर ली थी। मार्था को मालूम हो गया था कि मैं भारतीय हूँ और मुझे कि परिचय को मधुर बनाने के लिए लकीरी बातें मैंने कही। ग्रीक बहुत अच्छे होते हैं, तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता। बकवास मत करो, उसने एकदम कहा तो मैं अचकचा गया था। ईश्वर के लिए बकवास मत करो। किसी के लिए ये क्यों ज़रूरी हो कि वह इन फिक्रों से बोलता रहे? तुम जैसे लोगों के लिए तो ये कतई ज़रूरी नहीं होना चाहिए। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं तुम जैसे लोगों में हूँ? मैंने पूछा। जो पीलर पियोगे या वह बियर के बारे में पूछ रही थी। मुझे नहीं मालूम कौन सी पीनी चाहिए। तब जो पीलर ही पियो। उसके बाद सोल खाएंगे। सोल? मछली तली हुई, तुम पसंद करोगे। हम बियर की ग्लास लेकर हिलती मेजों के पास आकर बैठ गए। खिड़की से समुद्र झांक रहा था। मार्था के होंठ अब भीग कर और खूबसूरत हो गए थे। उसने बियर का गिलास खांचे में फंसा कर रख दिया। फिर उसने मुझे गौर से देखा। वह शायद कुछ बात शुरू करना चाहती थी। मुझे माइकल का ध्यान आ रहा था, जो इतनी देर से अकेला छूट गया था। शायद वह वहीं खिड़की के पास बैठा अपनी निग्रो प्रेमिका के ख्यालों में डूबा होगा या समुद्र को देखता देखता सो गया होगा। तीसरी बात होती तो वह खोजता हुआ बार की तरफ ही आया होता। जहाज इतना बड़ा नहीं था कि आदमी खो जाए। असल में तो वह खड़ी बोट थी जो रोज डोवर से ओस्टेंड तक जाती थी। मार्था ये जानकर कि मैं खामोश रहना चाहता हूँ, मोटे और भद्दे शीशे की खिड़की के पार कांपते समुद्र को देख रही थी। खिड़की मेज पोस्ट की शक्ल में बनी थी। लोहे का फ्रेम बड़े भद्दे बोल्टों से कसा था। बोल्टू भी पुराने थे। एकाएक वे बड़े भद्दे से बोल्टू मेरी चेतना में गड़ने लगे। नीचे मेज पर पाया भी जिस जीभ से सधा था, उस जीभ में भी बोल्टू गड़ा हुआ था। सब कुछ सिर्फ धीरे धीरे कांप रहा था। समुद्र, मेज, बर्बर की अलमारियां, बोतलें, गिलास, फर्श पर पड़ा हुआ रैपर, खांचे में फंसा हुआ मार्था का ग्लास, कि तभी मेजपोश की तरह तनी और जकड़ी खिड़की के फ्रेम में एक पक्षी आ गया था। उसके पंख यदि एक जयपूर्ण अबाध गति से हिल न रहे होते तो शक हो सकता था कि वह उसी खिड़की में चिपका हुआ है। मार्था उसे देखते देखते उठी और मेरी बगल में आकर बैठ गई। दूर पड़ते गिलास को उठाकर मैंने उसके हाथों में थमा दिया। एक पूरा घूंट लेकर उसने पक्षी की तरफ इशारा किया। धीरे से बोली, ये अकेला पक्षी डोवर के साथ साथ उड़ता हुआ आ रहा है। कितना अजीब है ना, अकेली आत्मा की तरह उड़ता हुआ ये पक्षी। मुझे लगा वह भावुक हो रही है। मैंने यूं ही कहा, पोर्ट पर तुम्हें कोई छोड़ने आया होगा। शायद वह तुम्हें छोड़ नहीं पाया। उसकी अतिरिक्त इच्छा को लेकर यह पक्षी तुम्हारा पीछा कर रहा है। क्यों? शायद। मार्था ने बहुत तरल होकर एक बार पक्षी को फिर मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ, नहीं लगता ऐसा कुछ? अतृप्त इच्छाओं को लेकर उड़ सकना पक्षी की तरह सोचकर बहुत अच्छा लगता है ना? ऐसा होता है। वह गिलास पकड़े पकड़े उत्तर के लिए ताकने लगी। शायद, मैंने कहा। कुछ निश्चिंत नहीं कहा जा सकता। लगा कि कहीं बहुत भीतर वह किसी हलचल में फंस गई है। वह लगातार मुझे ताके जा रही थी। उसके खूबसूरत होंठ अभी तरल थे, हल्के हल्के सूख आए थे। धीरे से उसने अपना हाथ मेरे बालों में फंसा लिया था और बोली थी, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। मैंने उसका हाथ तो नहीं हटाया, पर उसे उसी की बात जरूर याद दिला दी। तुम जैसे लोगों को इस तरह के फिक्रों की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तुम गलत समझे, वह बोली। ये तो अपने मन के उद्गार हैं। एक मन दूसरे मन से इन्हें उधार भी ले सकता है। लेकिन जो तुम बोले थे रटा हुआ फिक्रा था, एक हल्का बेमानी फिक्रा। बियर और ले लें? कहते हुए वह पहले की तरह ही फिर बियर लेने चली गई थी। इस बार उसने जल्दी जल्दी बियर पी और गिलास खाली करके खांचे में फंसा दिया। फिर उठकर खड़ी हो गई। अब खाना खाएं? मैं अपने पति को बुला लाऊं? तुम उधर पहुंचो। मेरे साथ एक दोस्त भी है। ठीक है, उन्हें भी बुला लो।
कहते हुए वह बार काउंटर को पार करती उधर चली गई जहां सन डेक पर जाने वाली सीढ़ी थी। लगता था समुद्र कुछ रफ हो गया है। मुझे इतनी बियर नहीं पीनी चाहिए थी। लोहे की ठंडी दीवार का सहारा लेता हुआ मैं उधर गया जहां माइकल बैठा था, पर वह वहीं सीट पर अपना छोटा वाला बैग दबाए पैर मोड़े गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसे जगाया, माइकल चलो खाना खा ले। नींद में ही उसने जवाब दिया, मैंने खा लिया है। कब? क्या खा लिया है? आलू और पनीर, अच्छा था, तुम भी खा आओ। वैसे ही लेटे लेटे उसने कहा। वह नींद में था। माइकल औपचारिकताओं में ज्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए ये कोई टेढ़ी स्थिति नहीं थी। ये अंदाज लगाकर कि मार्था को ऊपर से आने में अभी कुछ वक्त और लगेगा, मैं वहीं बैठ गया। जहाज अब भी काफी डगमगा रहा था। यूं ज्यादातर इंग्लिश चैनल शांत रहती है। शायद हवा तेज थी या समुद्र के रुख बदलने का वक्त था। छोटे से सफर के लिए निकले हुए लोग अब ज्यादातर ऊँघ रहे थे या जहाज के झूले ने उन्हें उनिंदा कर दिया था। सैलानी लोग ऊपर सन डेक पर थे, अपनी अपनी कुर्सियां डाले हुए। वक्त का अंदाज करके मैं रेस्तरां की ओर चल दिया। वहां भी कोई भीड़ नहीं थी। शायद ज्यादातर लोग अपना खाना साथ ले आए थे। बियर के साथ उन्होंने सैंडविचेस खाकर खाना खत्म कर लिया था। एक मेज पर मार्था दिखाई दी। उसके पास बैठा हुआ एक लगभग बूढ़ा सा आदमी था। मैं जाकर तीसरी कुर्सी पर बैठ गया। मार्था का लगभग बूढ़ा पति जरूरत से ज्यादा कपड़े पहने हुए था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और इससे पहले कि खाना खाए वह इस तरह से बोला जैसे मुझे बरसों से जानता हो। अब आप ही इसे समझाएं। आप इसके प्रेमी हैं। आपकी बात ये मान जाएगी। जी, मैंने आश्चर्यचकित होकर बल्कि अचंभे में चीख कर कहा। हाँ, आप ही इसे समझाइए, मेरी बात ये नहीं मानती। वह लगभग बूढ़ा व्यक्ति रुमाल निकालकर नाक साफ करने लगा था। मैंने कुछ समझा। ये खास अंग्रेजी आदत है। बात को बढ़ाने के लिए मैंने पूछा, आप अंग्रेज हैं? नहीं तो, बूढ़ा बोला और गंदा रुमाल उसने अंग्रेजों की तरह ही सहेज कर अपनी जेब में रख लिया। उसकी नाक का सिरा अधकच्ची बीफ स्टिक में छलछलाते खून की तरह रिस कर लाल हो गया था। मार्था हल्के से हंसी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। बूढ़ा कतई कातर या विगलित नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता थी, एक अजीब से भोलेपन में मिली जुली। मछली की प्लेट मेरे सामने आ गई थी। मार्था भी सोल ही ले रही थी। बूढ़े ने आलू सब्जियां और पनीर लिया था। बात का सिर पकड़ते हुए बूढ़े ने फिर कहा, आपने मेरी बात पर गौर नहीं किया। पर बीच में मार्था बोल उठी, तुम आराम से खाना खाओ। बूढ़े ने कांटा छुरी रोककर फिर उसी कहीं और से प्राप्त विश्वास की निश्चयात्मकता से उसे देखा। एक क्षण रुककर वह मुझसे बोला, ये मानती ही नहीं। मैं कहता हूं तुम जवान हो, सुंदर हो और वहां सैनिक शासन है। अपने प्यारे देश की आप बताइए, ये वक्त वहां जाने का है। लोग ग्रीस छोड़ छोड़कर बाहर आ रहे हैं और ये वहां जा रही है ना गलत बात? सारा सामान बांध लाई है, कहती है गेस्ट हाउस बेच दो। खैर, गेस्ट हाउस तो मैंने नहीं बेचा, लेकिन वह बूढ़ा अब बहुत घबराया हुआ लग रहा था। धीरे धीरे सब बातें सामने आती गई। मार्था उस लगभग बूढ़े फोकस की तीसरी बीवी थी कि अब वह वापस ग्रीस जाना चाहती थी। उसे अंग्रेज पसंद नहीं आए थे। फोकस फलता फूलता कारोबार छोड़कर लौटने को हिमाकत समझता था। वह चाहता था कोई मार्था को समझाए। असल में फोकस उसको युगोस्लाविया तक छोड़ने जा रहा था। उसके बाद फोकस की इच्छा के विरुद्ध जो कुछ होने वाला था, उसका साक्षी वह नहीं बनना चाहता था। तुम किस बात के साक्षी नहीं बनना चाहते? मार्था ने करीब करीब चिढ़कर बूढ़े से कहा था। क्या होगा मेरे साथ? फौजी मुझे खा तो नहीं जाएंगे? बूढ़े ने रहम से उसे देखा था। फिर वह अपना पनीर खाने में मशगूल हो गया था। वह आखिरी कतरा खा रहा था। मैं खाना खत्म कर चुका था। आखिर हम तीनों चुपचाप उठाए। रेलिंग पकड़ पकड़ कर बूढ़ा सन डेक पर चला गया। पीछे पीछे मार्था और मैं भी। कुत्ते ऊपर ही बैठे हुए थे। कुछ देर हम यूं ही इधर उधर देखते रहे। बूढ़ा जेब से रोटी निकालकर कगार के पास चला गया था। वहीं से वह चिड़ियों के लिए टुकड़े फेंकता रहा, पर चिड़िया वहां नहीं थी। वह अकेला पक्षी भी न जाने कहां चला गया था। जहाज अब एक सी गति से चल रहा था।
आसमान में ठंडा सूरज चमक रहा था और जहाज के पीछे दूर तक पानी की धूल भरी चमकती सड़क उखड़ी पड़ी हुई थी। चलो नीचे चलें, मार्था ने आकर कहा। हम दोनों नीचे आकर बैठ गए। एकाएक उसने पूछा, क्यों, मैं गलती कर रही हूं? मैं कुछ भी समझ नहीं पाया हूं, कैसे कुछ कह सकता हूं? मैं बताती हूं। देखो, मैं निहायत मामूली लड़की हूं। सीधी सी बात है, मैं अपने देश जाना चाहती हूं। तुम्हें मालूम है वहां अकाल पड़ा हुआ है। उसने आंखें फाड़ कर देखा। अनाज का नहीं, विचारों का। मेरे पति समझते हैं मैं 7 बक्सों में संपदा भर कर लाई हूं। उनमें सिर्फ किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं। मेरे देश में सैनिक शासन है। किताबें, अखबार नहीं निकलते। जो कुछ जमा कर पाई वही सब ले जा रही हूं। कुछ गलत कर रही हूं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सीमा पर वे मुझे रोक लेंगे, रोके रहेंगे, और क्या? वह उत्तेजित हो गई थी। तुम्हारे पति को दूसरी चिंता सता रही है। तुम इतनी जवान हो, मैंने कुछ शैतानी से कहा। क्या मैं तभी तक जवान हूं जब तक बीवी हूं? बीवी होने से पहले क्या मैं जवान नहीं थी? या बीवी न रहने के बाद जवान नहीं रह जाऊंगी? पहले किसी ने चिंता नहीं की, बाद में कौन करेगा? छोड़ो, चलो कुछ पिएंगे, मार्था ने कहा था और वह मुझे जबरदस्ती वहां पकड़कर उठा लाई थी। हम फिर बार काउंटर पर थे। अब मैं अपने को अजीब से भंवरजाल में पा रहा था। खाने के बाद पी सकना मेरी सकत में नहीं। मैंने बियर ली थी, मार्था ने विस्की। वही खिड़की थी और वही झांकता हुआ समुद्र। मैंने कहीं पढ़ा है, किसी लेखक ने लिखा है कि, नाम याद नहीं आ रहा है, लिखा है, अब हम सिर्फ इंसान रह गए हैं। ग्रीक, जापानी या फ्रेंच या ब्रिटिश बने रहना गलती है। क्यों, है ना? वह अब शांत होती जा रही थी। कुछ देर तक मेजपोश नुमा खिड़की से बाहर देखने के बाद वह फिर बोली, पक्षी भी अब नहीं है। समुद्र कितना सूना सूना लग रहा है, नहीं? हाँ, मैंने कहा। शायद ओस्टेंड आ रहा है। मैं पति को यहीं से वापस भेज दूं? मैं भला क्या कह सकता हूं, मैंने संकोच से कहा। देखो, तुम बेल्जियम होते हुए स्कैंडिनेविया चले जाओगे, मैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, युगोस्लाविया होती हुई ग्रीस, पर मुझे पता है कि तुम मिलते रहोगे। मुझे लगा कि वह फिर भावुक हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं अभी आई, कहकर वह चली गई। लौटी तो पति साथ था, कुत्ते भी थे। वह अपने पति की बाह में बाह डाले हुए थी। वे दोनों वहीं आकर बैठ गए। विस्की आ गई थी और उसका पति बहुत निश्चिंतता से पी रहा था। रह रहकर वह पति को प्यार करने लगी थी। जब तक ओस्टेंड आया, वे पति पत्नी मार्था और फोकस वहां बैठे पीते रहे। मैं माइकल के पास जाने के लिए चलने लगा तो वह इतना ही बोली, तुम्हें जल्दी न हो तो रुकना, जहाज से उतर कर रुकना। कुछ ही मिनटों बाद जहाज किनारे लग गया था। मैं और माइकल अपनी कार उतार कर नीचे ले आए थे। हम मार्था का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद नशे में धुत, पति को सादे कुत्तों की जंजीरों को पकड़े मार्था आई और पति को हमें सधाकर बोली, इनका बुकिंग करा दूं, जरा संभालना। और वह उस विंडो पर पहुंच गई थी जहां से वापस जाने वाले जहाज का रिजर्वेशन हो रहा था। जिससे हम आए थे वही वापस जाने वाला था। टिकट लेकर वह आई और पति को लिए हुए वापस जहाज में जाने लगी तो उस लगभग बूढ़े पति ने विरोध किया। मैं नहीं जाऊंगा, तुम नहीं समझती। मार्था ने उसे होठों से चूमकर बहुत प्यार से आगे सरकाया, फिर सहारा देकर ले जाने लगी। माइकल कुत्ते पकड़े खड़ा रहा। जहाज में जाते जाते भी उस लगभग बूढ़े पति का बड़बड़ाना सुनाई दे रहा था। तुम जवान हो और वहां पास कंट्रोल पर हमें देर लगी। बहुत सख्त चेकिंग थी। मार्था अपने कुत्ते लेकर ट्रेन की तरफ चली गई थी। जहाज से उतरी ट्रेन के डिब्बे ट्रांस यूरोपियन एक्सप्रेस में जुड़ गए थे। वह गाड़ी ग्रीस होती हुई तुर्की जा रही थी। पनीला सूरज काफी नीचे सरक आया था। धुंध गहरी हो रही थी। जेटी पर कुछ पक्षी सिकुड़े से बैठे थे। दूर जहां ट्रेन खड़ी थी, शीशे के पास 3 कुत्ते दिखाई दे रहे थे। उन्हीं के बाद धुंधली खिड़की में मार्था सी लगती थी। बूढ़ा कुछ भी साफ नहीं था। जहाज में लेटा हुआ होगा, शायद उसी तरह बड़बड़ाता हुआ। हम बेल्जियम जा रहे थे और मार्था ग्रीस की ओर।